सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप देख लिया होगा कि हमने अपने इस चैनल का नाम थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा और पढ़ाई की तरफ रख दिया है ना। तो निश्चय सिविल सर्विस हमने नाम रखा है, जो कि डिटर्मिनेशन को दिखाता है। जो हमारी डिटर्मिनेशन है हमें डेस्टिनेशन के लिए तरफ लेकर जाएगी, तो वो हमने सोच कर ये चैनल का नाम रखा है, अपना चेंज किया। तो आज हम जो लेक्चर थर्ड लेके आएंगे इकोनॉमी का, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम वन लाइनर फैक्ट करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड जो होते हैं ना, जिससे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम करेंगे, जहां हमने छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिपोर्ट इंडेक्स। आपके इसमें काफ़ी आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसको रिलीज करता है। और ये क्या इसका पहला एडिशन है? नहीं, ये इसका पहला एडिशन नहीं है, 13th एडिशन है। ये एडिशन याद करने की नीड नहीं है, बस याद कीजिए कि पहला एडिशन नहीं है ना। अब इसमें इंडिया का रैंक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का रैंक कितना है? 43 इंडिया का रैंक आउट ऑफ 55 कंट्रीज। तो इंडिया का रैंक ठीक है, थोड़ा सा याद कर सकते हैं 43। बस अब क्या कीजिए, यहाँ पे 43 लिख लीजिए, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करें ना, तो बस ऐसे स्क्रॉल करें। ओके, ये इंडेक्स है 43, मतलब इंडिया का रैंक है। ज़्यादा है तो आगे आई लिख लीजिए ऐसे करके ना। कौन इसको रिलीज़ करता है, ऐसे एरो डाल के लीजिए। अब इसमें टॉप की कंट्रीज कौन सी हैं? तो यूनाइटेड स्टेट्स, अगेन उसने रिलीज़ किया तो अपने आप को वो अच्छा रेट करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन के जो कुछ मेंबर स्टेट्स हैं, जापान, साउथ कोरिया, इन्होंने डोमिनेट किया अमंग टॉप 10 रैंकिंग्स में। देन अगेन सऊदी अरेबिया, ये जो कंट्रीज है, ये इफेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस कंट्री ने कितना इंप्रूव किया, बस इंडिया का रैंक याद कीजिए और किसने इसको रिलीज़ किया ये याद कीजिए। टॉप पे यूएस है, इंडिया का रैंक 43 है, दैट्स इट। उसके अलावा फिर ठीक है, ये ज़्यादा डीप में जाने की नीड नहीं, ठीक है। 23 कंट्री स्कोर 70%, इसमें कुछ इतना याद करने की नीड नहीं, बस इंडिया का रैंक याद कीजिए, वही काफ़ी है ना। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 6th राउंड ऑफ इंडियाज रेमिटेंस सर्वे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी सर्वे हो, कोई भी रिपोर्ट हो, कोई भी इंडेक्स हो, सबसे इंपॉर्टेंट है उसे निकालते कौन है। तो इसे कौन निकालता है? इसे निकालता है आरबीआई, है ना। और ये आरबीआई ने अपने मंथली बुलेटिन में निकाला था 2025 में। इसका 6th राउंड है ये, है ना, रेमिटेंस का। बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 6th राउंड इंपॉर्टेंट है, कौन इसको निकालता है, आरबीआई इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे कुछ की हाईलाइट किए हैं। तो इंडिया ने टोटल रेमिटेंस कितना लिए, देखिए 2010-11 की बात करें तो 55 बिलियन था, अभी कितना है करंटली? 118 बिलियन। तो याद कर लीजिए, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 55 बिलियन से हमने 118 बिलियन, ऑलमोस्ट डबल कर दिया हमने 10 साल के अंदर, अपने 10 या 14 साल के अंदर हमारा रेमिटेंस। अब सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया कहाँ से? रेमिटेंस सबसे ज़्यादा आया है यूएसए से। कितना आया है? 27%। तो अगर आज विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन रेमिटेंस, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स होगा। और उसके बाद अगर बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट, तो ये याद कर लीजिए, पहले यूएस आएगा, देन यूएई आएगा। वैसे यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा, बता दें, सेकंड नहीं पूछेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो अदर एडवांस इकोनॉमीज हैं, यूके हो गया, सिंगापुर हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपको पता है कि इन कंट्रीज़ में हमारा काफ़ी डायस्पोरा रहता है, तो यहाँ से भी अराउंड 50% के अराउंड हमारा रेमिटेंस आया है। अगर हम रीजन वाइज बात करें, तो जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है ना, तो यहाँ की जो कंट्रीज है वहाँ से डिक्लाइन देखा गया। देखिए, आपको पता हो कोविड के टाइम के बाद बहुत सारे जो लोग हैं वो वापस आए थे ना गल्फ कंट्री से, इधर इंडिया की तरफ, केरला की तरफ, है ना। तो उसके चलते फिर वहाँ से रेमिटेंस में एक डिक्लाइन देखा गया है। तो कितना डिक्लाइन देखा गया? 47% पहले हुआ करता था, मतलब टोटल रेमिटेंस अगर 100 रुपये का आता है तो उसमें से 47 रुपीज़ जीसीसी कंट्री से आते थे, है ना। अब ये हमारा आईआर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जीसीसी। अब आप मुझे कमेंट्स में इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, है ना। तो या तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप ठीक है, मतलब इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जैसा भी हो। आपका फायदा है कि जीसीसी कंट्रीज़ को रिवाइज कीजिए। वो सऊदी वाली जो कंट्रीज़ है ना हमारी, पर्शियन गल्फ वाली, वो कंट्रीज़ इसमें आती है, मैं हिंट दे देता हूँ आपको। तो उसके बाद फिर ठीक है, पहले 47% था, तो मतलब पहले 47 रुपीज़ आया करते थे 100 रुपये में से, लेकिन अब कितने आते हैं? अब आते हैं 38 रुपीज़। तो ये डिक्लाइन देखा गया इसमें ना। उसके बाद अगर मैं स्टेट वाइज बात करें कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सोर्स है जहाँ पे आया है रेमिटेंस, तो वो है महाराष्ट्र। 20 यानी कि 1/5 ऑफ द रेमिटेंस, मतलब अगर 100 रुपये आए थे अगेन, तो उसमें से 20 रुपये महाराष्ट्र के अंदर आए हैं। उसके बाद केरला में आए हैं 19 रुपये। देन ऐसे ही करते करते हमारे बाकी स्टेट्स के बारे में जिक्र। हाईएस्ट कौन है? महाराष्ट्र स्टेट वाइज, और सबसे ज़्यादा कंट्री वाइज है यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, याद कर लीजिए। फिर है वर्ल्ड बिलियनर रिपोर्ट निकाली 2025 की, फोर्ब्स ने निकाली है। इसमें पहली बार दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम द नंबर ऑफ बिलियनर हैज क्रॉस 3000 मार्क्स, ठीक है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, बस ये देख लीजिए कि इंडिया के कितने लोग हैं इसके अंदर। तो इंडिया के 205 लोग हैं इसके अंदर, है ना। अगर हम 1000 की बात करें, जितने भी इन्होंने लिस्ट निकाली होगी 3000 हैं, तो उसमें से 205 तो इंडिया के हैं। अब सबसे रिचेस्ट कौन है वर्ल्ड का? देख लीजिए, एलन मस्क सबसे रिचेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी कौन कौन सी कंपनी से? टेस्ला, स्पेस एक्स कंपनी है, यूएसए से बिलोंग करता है। फिर अगर हम बात करें इंडिया में सबसे अमीर कौन है, तो इंडिया में सबसे अमीर है मुकेश अंबानी, जो कि ग्लोबली 18th नंबर पे आता है। इंपॉर्टेंट है हमारे पीसेस के लिए, इंपॉर्टेंट है, अगेन उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मुकेश अंबानी 18 आप विराट कोहली से याद कर सकते हैं ना।
उनका जर्सी नंबर 18 है। तो मुकेश अंबानी है, इनकी इनकम है 92.5, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये 18 इंपॉर्टेंट है। सबसे रिचेस्ट कौन है? मुकेश अंबानी इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट है। 205 इंडियन है बिलियनियर्स। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियाज रिन्यूएबल रेवोल्यूशन अचीवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन ये अचीवमेंट है, उसको निकाला किसने? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने निकाला है। इसमें अचीवमेंट क्या है कि इंडिया ने जो टारगेट है इंडिया का 500 गीगावाट जो इन्हें नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करना है पंचामृत के अंडर 2030 तक, उसमें से 217 गीगावाट नॉन रिन्यूएबल से हम जनरेट कर चुके हैं 2025 तक अगर हम बात करें तो 217 गीगावाट हमने अचीव कर लिया है। इसमें सबसे बड़ा जो शेयर है, सबसे बड़ा शेयर है हमारा अराउंड 47% के अराउंड शेयर है सोलर का, तो ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सोलर का सबसे ज़्यादा शेयर है। फिर इसमें अगर हम बात करें कि 2024 की अगर बात करें, 2024 में 24.5 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को ऐड किया गया, जो अब तक का सबसे ज़्यादा है अगर हम बात करें। अब कितना है? तो हमने लगभग 3 गुना ग्रोथ करा है सोलर एनर्जी में, है ना, सोलर कैपेसिटी में यह है। अब इसमें सोलर की बात करें, सोलर में सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा स्टेट ने परफॉर्म किया? तो अब इसमें क्या कीजिए, अब अपने पेज के नीचे ऐसे लिख लीजिए सोलर, और अब इसमें ऊपर से कंट्रीज स्टेट्स का ऑर्डर लीजिए। जैसे ये जो ऑर्डर है ये वाला, ये हमारा है सोलर का, कंफ्यूज मत होना है ना। तो सोलर में कौन सी है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। तो नीचे यहाँ पे लिख लिया राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम इस पेज को रिवाइज करेंगे ना तो बस आपको इस चीज़ को रिवाइज करना है, यहाँ पढ़ना ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपको पता होगा एक PM सूर्य घर करके एक स्कीम है जिसमें सोलर रूफटॉप हमें ग्रो करनी है, तो उसमें भी 7 लाख कनेक्शन नए लगाएंगे, है ना, इन जस्ट 10 मंथ्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, बस याद कर लीजिए, एक स्कीम है, एक मुफ्त बिजली योजना। फिर उसके बाद हम विंड कैपेसिटी की बात करें तो जैसे हमने बात किया था कि 24.5 गीगावाट तो सोलर ऐड की गई थी, विंड 3.4 गीगावाट ऐड की गई थी, जो कि पिछले साल से 21% इंक्रीज था। अब हम विंड की बात करें अगर, तो विंड में ये वाले स्टेट्स हैं, गुजरात हाईएस्ट पे है, देन कम्स कर्नाटका एंड देन कम्स तमिलनाडु। तो इसका भी ऑर्डर यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे हमने इसका लिखा था तो इसका लिख लीजिए कि तमिलनाडु गुजरात सबसे ऊपर है, एंड देन कम्स कर्नाटका एंड देन कम्स तमिलनाडु। तो इस तरह से बस अब नेक्स्ट टाइम से आपको इसी को रिवाइज करना है ना, और किसी को रिवाइज नहीं करना। फिर उसके बाद ये बायो एनर्जी वाला पार्ट देख लीजिए, बायो एनर्जी की टोटल एनर्जी कैपेसिटी कितनी है? 10 गीगावाट इसकी है। ग्रोथ रेट ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर स्मॉल हाइड्रो पावर का दे रखा है कि स्मॉल हाइड्रो पावर की कैपेसिटी कितनी इंक्रीज़ की गई है ना, अब इतनी हो चुकी है 2024 में 5.10 गीगावाट। इसमें ग्रोथ रेट ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए हमें किसका ऑर्डर कैसा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख लिए बायो एनर्जी कितनी है 11.5 लगभग, और स्मॉल हाइड्रो कितनी है 5 के अराउंड, तो ये हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। अगेन इसको कौन रिलीज करता है? ये लो, पहला सबसे इंपॉर्टेंट यही पता होना चाहिए। अभी अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग है तो इसने बताया होगा कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कितने, तो ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबली अनएम्प्लॉयमेंट 5% पे स्टेडी है, ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। और जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे हाई, इंडिया में भी यूथ एम्प्लॉयमेंट काफ़ी है, 6 से 9% के बीच है, एंड सिमिलरली ग्लोबल लेवल पर भी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट रही है। उसके बाद क्या देखा गया है? डिक्लाइन इन लो इनकम नेशंस, है ना। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्लाइन हुई है लो इनकम नेशन में, है ना, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्लो हो रही है। उसके बाद ठीक है, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कितनी एम्प्लॉयमेंट राइज हुई, बस ये इतना याद कर लीजिए किसने इसको निकाला है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसमें ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। फिर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी फोकस रहता है अपना UPPCS का भी और UPSC का भी, ये जो है लॉजिस्टिक सेक्टर। तो इसमें बात करें सबसे, जो इस इंडेक्स का नाम है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो लॉजिस्टिक की बात करें तो उसको कौन सी मिनिस्ट्री निकालेगी? उसको निकालेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स निकाला है। क्या ये पहला एडिशन है? नहीं, ये पहला एडिशन नहीं है, पहला एडिशन नहीं, 6th एडिशन है। तो पहला एडिशन कब आया था? पहला एडिशन तो 2018 में, ये इंपॉर्टेंट है, 2018 में पहला एडिशन आया था। लीड्स कॉमर्स मिनिस्ट्री निकालती है, ये इसका 6ठा एडिशन था। कौन सा ये एडिशन था वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पहला नहीं, ये बताना चाहिए। अब ये किससे इंस्पायर्ड है? तो वर्ल्ड बैंक का एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स था, वर्ल्ड बैंक का। LPI किसका था? वर्ल्ड बैंक का। अब इसी से इंस्पायर होकर हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हमारा लीड्स निकाला। अब लीड्स की बात करें तो उसने कुछ कैटेगराइजेशन की है जिसमें इन्होंने स्टेट को रैंक किया है। तो सबसे पहले है कोस्टल स्टेट्स। तो अगर हम कोस्टल स्टेट्स की बात करें तो अचीवर स्टेटस मिला है गुजरात को, बस इतना याद कर लीजिए। फास्ट मूवर मिला है आंध्र प्रदेश को, एस्पायरल मिला है केरला को। ये हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा लैंड लॉक्ड वाले हो जाते हैं, जिसमें हमारे यूपी वगैरह जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स आते हैं। तो लैंड लॉक्ड की बात करें तो इसमें अचीवर कौन है? हरियाणा। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि यूपी किस कैटेगरी में आता है ना, तो यूपी भी अचीवर की कैटेगरी में ही आता है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो अचीवर्स में असम आता है, A4 असम, A4 अचीवर ऐसे याद कर सकते हैं, है ना।
और फिर उसके बाद हम बात करें कि अगर यूनिट रेट्स की बात करें तो अचीवर में चंडीगढ़ आता है। तो इन सब के एटलीस्ट पहले वाले तो याद कर लीजिए ना। और हमारा स्टेट यूपी किस में था ये पता होना चाहिए हमें। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स है ना, आरबीआई। इसको निकालता कौन है, वो इंपॉर्टेंट है, आरबीआई इसको निकालता है। आरबीआई इसको निकालते हैं, हमने देख लिया। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि ये क्या करता है, तो क्यूपी हमने देखा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो सरकार इतना पैसा खर्च रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, उससे आउटकम कैसे आ रहे हैं, उससे जीडीपी में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। तो ये सब चीज़ों की क्वालिटी को देखने के लिए आरबीआई ने इंडेक्स का इसका इजाद किया। अब इसमें कौन कौन से इंडिकेटर हैं हमें वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंडिकेटर है कैपिटल आउटले टू जीडीपी रेशो, है ना। कैपिटल आउटले मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपेंडिचर, ये स्टैटिक का पार्ट है पर मैं यहाँ बता देता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे सरकार का एसेट बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने बिल्डिंग बनाई, है ना, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ हमने क्रिएट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, तो वो आ जाएगा हमारा एसेट, सरकार का एसेट है वो बड़ा, है ना। या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कुछ खर्चा कर रहे हैं, या तो उससे एसेट बढ़ेगा या फिर लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। जैसे कि हमने मान लीजिए लोन चुका दिया है ना, तो वो लाइबिलिटी कम होगी हमारी, तो मेजरली एसेट बढ़ता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसकी रेशो हायर होनी चाहिए, हाई रेशो, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हायर रेशो है इसका मतलब कि बेटर क्वालिटी एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, कैपिटल आउटपुट, कैपिटल आउटले रेशो। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो हम सैलरी वैलरी पे एक्सपेंड करते हैं ना, सैलरी पे, पेंशन पे, वेलफेयर स्कीम्स पे। तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि उसको कम से कम रखे ताकि हम डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा लगा सकें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर सके। तो अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल रेशो, मतलब बेसिकली मोटा मोटा लगा लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसकी लो रेशो प्रेफर होती है। मतलब कि अगर हम बात करें अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 है तो कैपिटल 2 हो। ये फिर अगर बात करें कि अगर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा 1 है और अगर हम बात करें कि कैपिटल आउटपुट रेशो जो है वो 5 हो, तो ये अच्छी बात है ना। तो जैसे अब 1.2 कितना हो गया 0.5 और ये कितना हो गया 0.2, तो ये लोअर है ना। तो जितना ये ज़्यादा होगा कैपिटल आउटपुट रेशो उतना ही हमारा अच्छा है हमारे लिए, तो इसको लो प्रेफर करते हैं। फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशो, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इसको मोटा मोटा कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही रिलेट कर सकते हैं, तो ये भी ज़्यादा होगा तो उतना अच्छा होगा, है ना। उसके अलावा फिर देख लेते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर रेशो है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है, ये भी अच्छा ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब कितना, फॉर एग्जांपल अगर टोटल एक्सपेंडिचर होगी इसमें से मैंने 50 रुपये खर्चे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे, तो जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। देन इंटरेस्ट पेमेंट टू टोटल एक्सपेंडिचर, अब इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि जो हमने लोन लिया था उसको चुका रहे हैं ना, तो हम डेट मैनेजमेंट कर रहे हैं। जो सरकार ने लोन लिया था, डेट लिया था, उसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी कैसी है ना। तो जो अगर लोअर रेशो होगा जो अच्छा होगा हमारे लिए, है ना। जितना कम रेशो होगा इसका, जितना कम पैसा हम इंटरेस्ट पेमेंट में देंगे उतना अच्छा है, ऐसे इसको ऐसे याद कर लीजिए। अब ये वाला इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए शुरू होता है मिसलेनियस वाला, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आने की वो रहती है, प्रोबेबिलिटी रहती है। तो सबसे पहला डिजाइनिंग अ पॉलिसी फॉर मीडियम इंटरप्राइज, इसमें कुछ नहीं है, नीति आयोग ने रिलीज़ की थी रिपोर्ट ये वाली। अब इसके अंदर जो मेजर हमारे लिए मेन है वो है, देखो ये तो है मेन्स वाला पार्ट कि जो एमएसएमई है वो जीडीपी का 29% कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट में ओवर 60% करता है, वर्क फोर्स की बात करें, और एक्सपोर्ट्स में 40%। इसको एक बार देख लीजिए, मेजरली तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि इसकी जो डेफिनेशन चेंज की गई थी अभी, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए थे। तो देखिए एमएसएमई होते हैं कि एमएसएमई को अगर हम डिफाइन करते हैं उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया क्या है, या तो इन्वेस्टमेंट के बेस पर या फिर उसका कितना टर्नओवर एक साल का, कितनी वो कमाई कर रहा है। तो इन दोनों के बिहाफ पे हम इसका एक क्लासिफिकेशन करते हैं। इसकी 3 क्लासिफिकेशन है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, है ना, जिन्हें हम लघु उद्योग धंधे भी बोल देते हैं। तो पहले क्या हुआ करता था इनका, है ना, पहले अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, ठीक है, पहले वाला इसको एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले हम याद करते हैं करंट वाला कितना, जो रिवाइज्ड है ना, मैं प्रदर्शन करता हूँ रिवाइज्ड, पहले हम ये वाला करते हैं रिवाइज्ड। अगर रिवाइज्ड की बात करें तो माइक्रो का है 2.5, इसको 10 से गुना कर दीजिए, देन बन जाएगा 25, यानी इसको 5 से गुना कर दीजिए 125। तो हम ये देख रहे थे कि जो रिवाइज्ड वाले एमएसएमई के क्राइटेरिया वो पहले रिवाइज्ड वाला देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला है ये करोड़ में है, 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125। तो मैंने ऐसे किया इंटू 10 इंटू 5, क्योंकि सिमिलर ही इसके टर्नओवर में भी देखिए, टर्नओवर की अगर हम बात करें, टर्नओवर में जो रिवाइज्ड है अगेन 10, फिर 10 का गुना, देखिए 10 का गुना एंड देन 5 का गुना। तो पहले आप याद कर लीजिए रिवाइज्ड वाले, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो पहले याद कर लीजिए रिवाइज्ड वाले, और फिर उसके बाद अगर इतने दिमाग बचा है तो ये हम करंट वाले भी एक बार देख सकते हैं। इनका भी सेम वैसे था, इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 5, है ना। लेकिन आप रिवाइज वाले को पहले फोकस कीजिए, इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल पेंडेमिक एग्रीमेंट है, ठीक है, नाम से पता लग रहा है पेंडेमिक एग्रीमेंट है, कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग है, तो WHO ने करा होगा इसको, है ना। अब ये कब करा था? 78th नेशनल असेंबली में, जो इनकी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 78, उसमें इसको किया था। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं कि 78th असेंबली में इन्होंने किया था। ये सेकंड लीगल इंस्ट्रूमेंट है अडॉप्टेड अंडर आर्टिकल 19। तो किस आर्टिकल के अंडर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? आर्टिकल 19 के अंडर इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये हमारे TCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले कौन सा लीगल इंस्ट्रूमेंट है? तो इससे पहले जो लीगल इंस्ट्रूमेंट है वो है टोबैको कंट्रोल को लेकर, जो 2003 में हुआ था। उसके बाद अब 2025 में ये सेकंड आया है ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी। इसके बाद कुछ इतना याद करने की नीड नहीं है इसमें अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंडियाज मेजर पोर्ट अचीव हिस्टोरिक माइलस्टोन, ठीक है। तो हमने कुछ माइलस्टोन अचीव किया, वो हल्का सा अब ठीक है, इसमें कुछ इतना डाटा ही है ज़्यादा, तो डाटा इतना याद करने कोई नीड इतना है नहीं। बट जो इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं ये आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। मैपिंग सीरीज में इसके मैप में कवर करवाऊंगा, बट आप देख लीजिएगा कि फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट कौन सा है, लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है कार्गो शिपमेंट वाइज ना, तो वो आप एक बार ही जरूर देखिएगा। अभी जो साउथ में तमिलनाडु में हमारे जो कुछ पोर्ट्स हैं जिनके कुछ नाम चेंज किए गए थे, तो वो थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। बाकी ये ठीक है, ये सब इतने डाटा फैक्ट्स याद करने की नीड नहीं है। बस याद कर लीजिए कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द मेजर पोर्ट्स द प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी एंड दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी सरपास्ड 150 मिलियन टन कार्गो, ठीक है। डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दो पोर्ट्स का नाम याद कर लीजिए। पारादीप वाला आपको उड़ीसा में होगा ना, वो पता होना चाहिए। उसके बाद अब 2 साल हो चुके हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ECTA को। ECTA के इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट काइंड ऑफ FTA की तरह है, इसको 2 साल होने वाले हैं। कुछ इसमें खास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस याद कर लीजिए मर्चेंटेज डबल, ये कि अगेन ये मेन्स वाली चीज़ है, तो इसके इतना याद करने की नीड नहीं है। अब कब साइन हुआ? 2022 में साइन हुआ था, 2022 की दिसंबर में, ये ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन UK इंडिया वाला FTA इंपॉर्टेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद न्यूज़ इन शॉर्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल पेमेंट अवार्ड जीता है। 2025 में डिजिटल पेमेंट अवार्ड किसने जीता है? इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक ने जीता है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये आप बताइए मुझे? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, किसके अंदर आता है? और जो अवार्ड्स हैं ना, ये अवार्ड्स किसने दिए हैं? ये दिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने, है ना। तो ये वही है कि जो IPPB है, वैसे यूज़र ने वैसे खुद ही आंसर दे ही दिया करते करते कि कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, जो गवर्नमेंट ऑन डिजिटल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, हमने बताई दिया है ना। और ये अवार्ड्स किसने दिए? वो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जो किसके अंदर आता है? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, है ना। ये सब इसके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद IREDA जो हमारा वो है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, इसको एक्सीलेंट की रेटिंग दी गई है NBFC के अंदर, है ना। इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग नॉन NBFC जो बैंक्स की तरह होते हैं, बट ये डिपॉजिट नहीं लेते हैं ना, ये सेविंग अकाउंट निकलवाते हैं यहाँ पे। तो ये UPSC ने क्वेश्चन पूछा भी था कि IREDA एक NBFC है, ये क्या है? तो हाँ, ये NBFC, और इसको इसी में अंदर एक्सीलेंट रेटिंग मिली है ना। उसके बाद डिजिटल इनिशिएटिव टू स्ट्रीमलाइन PDS, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो PDS को देखती है, इन्होंने कुछ डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किए, जैसे कौन कौन से? डिपो दर्पण पोर्टल, अन्न मित्रा पोर्टल, अन्न सभ्यता, ये अन्न डिपो दर्पण, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि PDS के रिगार्डिंग, है ना। और PDS कितने लोगों को खाना देता है? तो वो 81 करोड़ लोगों को तकरीबन खाना देता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मिनी रत्न स्टेटस दिया गया है 3 डिफेंस PSUs को। तो वो डिफेंस PSUs कौन से? पहले वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो है MIL, इसका नाम आप देखिए। अब इनको जरा थोड़ा रोक के आप इन तीनों के नाम देख सकते हैं ना, मिनिशियल इंडिया लिमिटेड, एंड देन आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड AVNL, एंड उसके बाद है हमारी इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, है ना। तो इन तीनों को दिए गए। इन तीनों को किस कैटेगरी? देखिए ये जो मिनी रत्न है ना, मिनी रत्न के अंदर भी कुछ कैटेगरी है, तो उसके अंदर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, तो इन तीनों को कैटेगरी 1 के अंदर रखा गया है ना। अब इसके अलावा ठीक है, उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है कि मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस के अंदर हम किसको रखते हैं, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो मिनी रत्न के अंदर रखते हैं कि जिन्होंने लास्ट 3 साल में मेड प्रॉफिट इन लास्ट 3 कंजिक्यूटिव लगातार सालों में 30 करोड़, मतलब टैक्स देने से पहले, प्री टैक्स, अभी टैक्स नहीं दिया उससे पहले जितना उन्होंने प्रॉफिट कमाया हो वो होना चाहिए हमारा 30 करोड़ के आसपास, है ना। पिछले 3 साल, मतलब वो पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखेंगे। अगर वो किसी एक साल में प्री टैक्स प्रॉफिट अगर उनका 30 करोड़ है या उससे ज़्यादा है तो इनको मिलेगा। इसके अलावा फिर हम देखें कुछ महारत्न भी होती हैं, नवरत्न भी होती हैं, आपने सुनी होगी ना। तो ये सारी उनके प्रॉफिट के हिसाब से ही देखी जाती है, किसने कितना प्रॉफिट लिया है ना, तो उस हिसाब से इनकी होती है। तो मैं आपको बता दूँ कितनी हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट है कितनी हमारे पास महारत्न है ना। तो अगर हम महारत्न की बात करें तो महारत्न हमारे पास 14 है, 14 महारत्न है। इसमें कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने सुना होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो आपने बहुत सुना होगा, सेल सुना होगा आपने ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NTPC सुना होगा, IOCL सुना होगा, HPCL, गेल, कोल इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, जितने पेट्रोलियम वाले हैं। देन BEEL सुना होगा, BHEL, भेल जिसे हम बोलते हैं ना।
तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। भेल हो गया BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल हो गया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, OIL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो ये हमारी हैं सारी महारत्न वाली। ऐसे कुछ हमारी नवरत्न भी होती हैं ना, तो ये 26 के अराउंड हमारी महारत्न है। ऐसे सिमिलर नवरत्न होती हैं, सिमिलर मिनी रत्न होती हैं हमारी, जो हमारी न्यूज़ भी थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च की है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। अब इसमें कुछ इतना खास तो नहीं, बस ये है कि हमें 2.2 ट्रिलियन क्लीन टेक्नोलॉजी में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक्सपेक्ट राइज कितना है? $3.3 ट्रिलियन करना पड़ेगा हमें इन्वेस्टमेंट इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में ना, ग्लोबल एनर्जी की बात करें तो वो है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्च ऑफ निवेशक शिविर। निवेशक क्या होता है? इन्वेस्टर है ना, तो उसके लिए इन्होंने कुछ है इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए एक शिविर लगाया होगा। तो इसको किस किस ने लगाया है? तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IPFI अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट अफेयर का हमने कोर ऊपर देखा था, जो लीड्स है पहले बताइए किस मिनिस्ट्री के अंडर है, किसने इसको लॉन्च किया था, है ना। तो ऐसे ही हमारा जो IEPF है तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर है। इसने कोलैबोरेशन किया सेबी के साथ, निवेशक शिविर लगाया। ये इंपॉर्टेंट है किस किसने इसको लगाया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा अबाउट शक्ति पॉलिसी। शक्ति पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस की? 2017। ये इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज के बारे में बहुत पूछता है, तो भी रिवाइज की है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। यही कमेटी हमारी MSP भी अनाउंस करती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, चेयर करते हैं, है ना। तो इंट्रोड्यूस 2017 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ये बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शन थी, है ना। ऑक्शन जो होती है उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ट्रांसपेरेंट ऑक्शन और टैरिफ बेस्ड बीडिंग सिस्टम है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। वो इंपॉर्टेंट है, बस देख लीजिए कि बीडिंग के रिगार्डिंग है ना, बस ये बताना चाहिए बीडिंग के रिगार्डिंग है। उसके बाद है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन। ये काम हुआ था, ये रॉटरडैम नीदरलैंड्स में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें इंडिया में कौन कौन से पोर्ट्स हैं जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन हब जिनको आइडेंटिफाई किया गया, तो वो है कांडला पोर्ट गुजरात, पारादीप पोर्ट उड़ीसा एंड ट्यूटिकोरिन पोर्ट तमिलनाडु। तो ये 3 पोर्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी मैपिंग इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा आप, है ना। उसके बाद ठीक है PM इंटर्नशिप स्कीम इंपॉर्टेंट है, वैसे देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है। तो ये 1 करोड़ यूथ को अपॉर्चुनिटी देगा टॉप 500 कंपनीज में 5 साल के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम, है ना। लॉन्च 2024 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है 2024 ऐसे लिख लीजिए ताकि याद रहे। इसमें मंथली स्टेपमेंट मिलता है 5000 का, हर महीने मिलता है हर एक इंटर्न को 1 साल के लिए, है ना, ऐसा करके। तो ये है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो है, ये देख लीजिए बस, लीड बैंक, है ना, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। RBI कहता है मल्टीमीडिया कैंपेन, ठीक है, ये कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें। वैसे RBI का एक NCFE नेशनल वाइड कैंपेन है, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, तो फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए होगा। ये की इनिशिएटिव है फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर है, उसके लिए लीड बैंक, यानी कि जो इस पूरे इनिशिएटिव को एक पर्टिकुलर एरिया में लीड करेगा, तो उसको लीड बैंक बोलते हैं। ऐसे RBI कहता है मल्टीमीडिया, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, बस देख लीजिए कि टॉप इकोनॉमिकली फ्री कंट्रीज कौन सी। हांगकॉन्ग सबसे ज़्यादा फ्री कंट्री है, इंडिया का 84th रैंक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको रिलीज़ किसने किया था? ये देख लीजिए, है ना, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड इंडेक्स है। ओके, इसको रिलीज़ किसने किया था? इसमें नहीं किया। 1 मिनट मैं आपको देख के बताता हूँ। ओके, तो आप देख लीजिए, इसको निकालता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कनाडा बेस्ड थिंक टैंक है ये, तो ये इसको निकालता है। तो इसने कुछ कंट्रीज़ को रैंकिंग दी, तो टॉप पे है हमारा हांगकॉन्ग एंड 84th पे इंडिया। इसके बाद इंडिया इज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन FY24। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको कि जब पेपर में आएगा क्वेश्चन तब मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, करके। तो ये इसको किसने निकाला था? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है चाइना का, इसने निकाला था। तो उसमें चाइना हैज़ इमर्ज, सॉरी चाइना का नहीं है, चाइना हैज़ इमर्ज एज इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अगर 23-24 की बात करें। और इन दोनों का ट्रेड कितना हो चुका है? 118 बिलियन के आसपास इनका ट्रेड पहुंच चुका है, और 118 बिलियन के राउंड ही हमारा रेमिटेंसेस भी था, अगर आपने ऊपर याद करा हुआ है ना, हमने देखा था। उसके बाद फिर ये स्वावलंबिनी स्कीम है, याद कर लीजिए किसकी है। तो ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसको लॉन्च किया इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग। अगेन इसको बस ऐसे कर लीजिए, MSDE प्लस नीति आयोग, ताकि जब आप रिवाइज करें सिर्फ आप ये रिवाइज करें और आगे बढ़े। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इसको हाईलाइट कर लीजिए, दैट्स इट, है ना। और ये नॉर्थ ईस्ट के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए है, तो बस ये मोटा मोटा पता होना चाहिए। उसके बाद भीम 3.0 को लॉन्च कर दिया। किसने लॉन्च किया? NPCI ने लॉन्च किया। अब आप बताइए मुझे NPCI किस एक्ट के अंदर बना है ना, ये रिवाइज कीजिए किस एक्ट के अंदर बना है NPCI और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। चलो मिनिस्ट्री बता दो, मिनिस्ट्री इसकी मेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली, बट ये किस एक्ट के अंदर आता है ये आप खुद सर्च कीजिए, है ना।
ये होगा। उसके बाद फिर नीति आयोग की रिपोर्ट ऑटोमेट सेक्टर पे, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम, ठीक है, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया एक्सपोर्ट, ठीक है, जो मैंने मार्क कर रखे हैं ना बस वही इंपॉर्टेंट कवर करने, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स, तो टाटा स्टील ने अभी इंडिया की पहली कंपनी है जिसने डेवलप करी है हाइड्रोजन कंप्लाइंट पाइप्स। आपको पता है कि हाइड्रोजन को ट्रांसफर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत हाई प्रेशर चाहिए होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है बेसिकली, तो इसके लिए स्पेशलिस्ट पाइप चाहिए होती है। तो टाटा स्टील ने पहली हाइड्रोजन कंप्लाइंट पाइप्स बनाई हैं और इसको प्रोसेस कहाँ किया जाएगा, कालीनगर स्टील प्लांट है ना। तो ये देखिए मैंने प्रोसेस डेट खपोली यूजिंग कालीनगर स्टील, एक उसकी वो है कलिंगा नगर है ना, कलिंगा जो उड़ीसा में है, तो उसके स्टील से नाम से जो भी फिर फेमस होगा तो उससे इसको बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेशनल टर्मरिक बोर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है तेलंगाना में निज़ामाबाद में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। ऐसी अपीडा है एग्रीकल्चर प्रमोशन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ना, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। ऐसी एमपीडा है वो भी इसी के अंदर है। तो ये जो भी होती है ना एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो सारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर ही होती है तकरीबन, ऐसे याद कर लीजिए। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक ग्लोबली है ना। 70% इंडिया जो वर्ल्ड की ग्लोबल टर्मरिक है वो प्रोड्यूस होती है इंडिया में, और 62% एक्सपोर्ट हम करते हैं। उसके बाद अन्य चक्र एंड स्कैन फॉर रिफॉर्मिंग पीडीआई सिस्टम, हमने ऊपर भी पढ़े थे। तो स्कैन करके अगर आ जाए कि स्कैन पोर्टल किसका है, तो इंपॉर्टेंट है। स्कैन पोर्टल किसका है, पीडीएस के लिए, इसकी फुल फॉर्म के सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट है ग्रिडकॉन 2025, अगेन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड जो हाउसिंग अरबन अफेयर है, इनके एक ही मिनिस्टर होंगे, तो इन्होंने इसको इनोग्रेट किया है यश भूमि द्वारका। यश भूमि कहाँ पर है, जो एक वो कॉन्फ्रेंस वाले हैं, ये द्वारका न्यू दिल्ली में है। तो इसमें इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, इंडियन पावर लिमिटेड, ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है जो पावर ग्रिड मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ही आती है, इसने इसको ग्रिडकॉन को लॉन्च किया था। इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस साल के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कोऑपरेटिव का जिक्र है। तो सबसे पहले 91C में कोऑपरेटिव का जिक्र आता है, जो हमें कोऑपरेटिव फ्रीडम फाइट, जो हमारा फ्रीडम फंडामेंटल राइट है, सॉरी नॉट फ्रीडम फंडामेंटल राइट है 91C, जो हमें कोऑपरेटिव बनाने की बात करते हैं वो है। उसके बाद 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, और पार्ट 9B में आती है कोऑपरेटिव, ये तो हो गया इसका स्टैटिक। अब 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव डिक्लेयर किया गया है। अगेन इंडिया में एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई थी इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को ही इंडिया लेवल पे फैलाने के लिए। तो UNG यानी कि जनरल असेंबली ने इसको 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव डिक्लेयर किया है। अब ये जो चीज़ है ना सिर्फ ये फास्ट पढ़ाने वाली चीज़ है, कुछ इसमें खास समझाने वाला नहीं है। उसके बाद 14th एशियन फिशरी एंड एक्वाकल्चर फोरम, इसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, न्यू दिल्ली में किया गया था, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें। बस ये देख लीजिए कि इन पे रैंकिंग इंपॉर्टेंट कभी हो जाती है। तो ग्लोबली बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर आफ्टर चाइना, एंड फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट में। तो ये पता होना चाहिए हमें, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया की बात करें जो हमने पढ़ा कि सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, तो ये 7.7% ग्लोबली प्रोड्यूस करते हैं इंडिया। स्टेट्स की बात कर लें, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, ये इनका स्टेट का ऑर्डर है प्रोडक्शन को लेकर। उसके बाद अगर हम बात करें एफडीए की लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है, एफडीए की लिमिट बढ़ा दी गई है, 74 थी पहले, अब उसको 100% कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें फिर ये ठीक है, गवर्नमेंट अनवील जलवाहक, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट जलवाहक, अगर नाम से पता लग ही रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने इसको किया हुआ। देन टैक्स डेवल्यूशन टू स्टेट बाय, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं उनको मैं स्किप ही कर रहा हूँ। देन विरासत, एक सेलिब्रेटिंग हैंड वुवन साड़ीज़ ऑफ इंडिया, तो विरासत यानी एक हेरिटेज को सेलिब्रेट करने के लिए, एक हैंड वुवन साड़ीज़ का जो हेरिटेज है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक इवेंट किया था जनपद न्यू दिल्ली में। उसके बाद हिंडाल्को ने ज्वाइन कर लिया इंटरनेशनल कोऑपर एसोसिएशन को, ये पता नहीं चाहिए 2024 में इसको ज्वाइन किया है। देन एनवीडिया सरपासिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन इंपॉर्टेंट है कि किस कंपनी सबसे ज़्यादा उसकी नेटवर्थ है। तो एनवीडिया ने एप्पल को सरपास कर दिया। अभी एनवीडिया कितनी है, $3.53 ट्रिलियन की इसकी टर्नओवर हो चुकी है। उसके बाद इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड की बात करें, हमने पढ़ लिया था, पर फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा बेस्ड थिंक टैंक का उसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है इंडिया, है ना, सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बन चुका है। यूनिट के हिसाब से बात करें ना, कितने यूनिट यहाँ पे बनते हैं। देन म्यूल हंटर AI बेसिकली रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। इनोवेटिव AI पावर्ड टूल कोर्स म्यूल हंटर। अब ये करेगा क्या, ये डिजिटल फ्रॉड्स को टैकल करने के लिए बनाया गया है ना म्यूल हंटर। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ टूना क्लस्टर इन अंडमान एंड निकोबार, ये इंपॉर्टेंट है। टूना क्लस्टर की डेवलपमेंट कहाँ की गई, अंडमान एंड निकोबार में, और ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। रिवीजन कर दिया गया है GDP के बेस ईयर का, GDP के साथ साथ CPI और इंडस्ट्रियल प्रमोशन इंडेक्स का भी कर दिया गया है। अब ये आप बताइए मुझे कि कौन कौन से ईयर को रिवाइज किया गया है।
चलिए ठीक है, मैं अभी आपको बता ही देता हूँ कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, मैंने इनमें डिफरेंस पढ़ने के लिए आपको कहा था। लेकिन अगर हम बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका रिवाइज्ड ईयर जो है, मैं अगेन इसको लिख देता हूँ ताकि आप याद कर लें। तो जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका जो रिवाइज्ड है वो है 2024। प्रीवियस कितना था? 2012, ये था प्रीवियस और ये है रिवाइज्ड। सिमिलर बात करें GDP, जो हम बात करें GDP का रिवाइज्ड ईयर हो चुका है 2022-23, है ना, ये है रिवाइज्ड। इसका प्रीवियस कितना था? प्रीवियस था 2011-12। फिर हम बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना, जिसकी बात की, तो उसका IIP जिसको हम बोलते हैं, तो इसका पहले, अब इसका रिवाइज हो चुका है 2022-23 GDP के साथ का। इसका पुराना कौन सा था? GDP वाला 2011-12 इसका पुराना था, एंड ये इसका रिवाइज है। तो ये मैंने बता दिया आपको। टूना क्लस्टर वाला हमने पढ़ लिया, IFC नॉन, ठीक है, कर लिया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दीनदयाल जो उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। वाराणसी में PME ड्राइव वाली जो स्कीम है, ये बेसिकली हमारी नॉर्थ ईस्ट को लेके है ना, सॉरी वो नॉर्थ ईस्ट वाली तो डिवाइन वाली नॉर्थ ईस्ट वाली है। ड्राइव हमारी वही ई मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए 10,900 करोड़ का इसका बजट था इस बारी। देन पोषण माह, ये इंपॉर्टेंट है। पोषण माह किस तारीख? पहली बात तो सितंबर में मनाया जाता है और 1 सितंबर को पोषण डे होता है ना हमारा, तो ये इंपॉर्टेंट है। पोषण माह सितंबर होता है। फिर ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2024 कोर्सेरा ने की है, इसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप पोजीशन ली है। कुछ खास इंडिया का रैंक 87 है, याद कर लीजिए किसने इसको बनाया, कौन से कंट्री ने टॉप किया। देन HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बिकेम 14th महारत्न कंपनी। मैंने बताया भी था आपको HAL, मैंने जब ऊपर डिस्कस किया, है ना, तो वो हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको स्टेटस देती है वाला। देन IIFT फर्स्ट ओवर कैंपस, ये जो हमारा फिल्म मेकिंग वाला इंस्टीट्यूट है, तो उसका पहला ओवरसी कैंपस दुबई में खोला गया। ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। देन 4 न्यू नवरत्न CPSE भी दी खुली है ना, तो अभी कितना टोटल हो चुका है? नंबर 25 हो चुका है। तो नई कौन सी ऐड हुई है? रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सतलुज जल विद्युत निगम एंड नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। तो ये कुछ नवरत्न स्टेटस दिया गया इनको। फिर ये 4th एडिशन है हमारा ग्लोबल बायो इंडिया का, ये कहाँ? न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो हमारी ये वही जो हमने 20 पेज का टारगेट रखा था वो हमने पूरे कर लिया। अब नेक्स्ट है यूनियन बजट। तो अगर आप यहाँ तक बने रहे, है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और पहले कमेंट सेक्शन में भी। और अगर कुछ और भी इम्प्रूवमेंट हो, कुछ चेंजेस करने हो, कुछ आपको और भी डिमांड हो एग्जाम को लेकर, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट्स में हमारे साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।